नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और हम जो बीटी का द्वारा दिया गया था पंचगत अवधारणा, उसके बारे में हमने पढ़ा है कुछ इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि भाई 1969 में व्हिटेकर ने क्या दिया था, पंचजगत अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसने व्हिटेकर ने क्या क्या बताया था, जितने भी जीव हैं उनको 5 भागों में उन्होंने बांटा था, इसलिए इसका नाम भी पंचजगत है। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा आपके कवक या फंजाई, और चौथा है प्लांटी, और 5वां था आपके एनिमेलिया। ये मैंने आपको बताया था कि भाई 5 भागों में उन्होंने बांटा है। जो 5 जगत अवधारणा प्रस्तुत की गई थी व्हिटेकर के द्वारा, उसके अनुसार व्हिटेकर के अनुसार जंतुओं को, सभी जीवों को कितने जगत में बांटा गया है? 5 जगत में। ये जगत नहीं है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमिलिया, और इसमें अलग अलग प्रकार के जीवों को अलग अलग भागों में रखा गया है, उनके लक्षणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, है ना। सभी जीवों को इन 5 भागों में बांटा गया है। कुछ में ये मोनेरा के अंदर कुछ जैसे जीवाणु वगैरह आ गए, प्रोटिस्टा, है ना, जो कवक है वो उसमें आ गए, प्लांटी पौधे, एनिमिलिया स्तनधारी, इस प्रकार अलग अलग श्रेणियों में सभी जीवों को वर्गीकृत कर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है मोनेरा। मोनेरा जगत, हम एक एक जगत की बात करते हैं। मोनेरा जगत, अब इस मोनेरा जगत में क्या, कौन से जीव आएंगे और इनकी विशेषता क्या होती है वो देखते हैं। देखो, तो मोनेरा जगत में अधिकांशतः क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं। जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया, जीवाणु आते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि मोनेरा जो जगत है उसमें किसको रखा गया है? बैक्टीरिया को रखा गया है, जीवाणुओं को रखा गया है। ये जीवाणु यानी मोनेरा जगत है, ये जीवाणु लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सभी स्थानों को पाए जाने का मतलब क्या है? जैसे मान लो गर्म झरनों में, ठीक है, गर्म झरनों में, आपके समुद्र में, स्थल में आदि, मतलब कहीं पर भी, हर प्रत्येक स्थान पर क्या होते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। हर प्रकार के वातावरण में जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे मरुस्थल भी देख सकते हो, मरुस्थल के अंदर भी पाए जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि भाई ये जीवाणु होते हैं वो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, गर्म स्थानों पर, गर्म झरनों में, मरुस्थल में, ठीक है। फिर यदि पोषण की बात करें तो पोषण की दृष्टि से जीवाणु, भाई हम जीवाणु की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम मोनेरा जगत की बात कर रहे हैं, मोनेरा की बात कर रहे हैं। और मोनेरा में कौन किसको रखा गया है? जीवाणुओं को रखा गया है। तो पोषण की दृष्टि से ये जीवाणु किस प्रकार होते हैं? परपोषी होते हैं या मृतोपजीवी भी होते हैं, तथा कुछ स्वयंपोषी भी हो सकते हैं। स्वयंपोषी भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या विशेषता है? जीवाणु आकार व
आकृति की दृष्टि में, आकार में आकृति की दृष्टि में कैसा होता है? गोलाकार हो सकता है, गोलाकार, फिर छड़ाकार, छड़ के समान, कोमा के समान, ठीक है। इस प्रकार जीवाणु की क्या हो सकती है? आकार और आकृति हो सकती है। तो मोनेरा जगत में जीवाणु आते हैं, ठीक है, अधिकांश क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं, लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। फिर पोषण की दृष्टि से ये जीवाणु परपोषी, मृतोपजीवी या कभी-कभी स्वयंपोषी भी होते हैं, और इनका आकार कैसा होता है? गोलाकार हो सकते हैं, जीवाणु छड़ाकार हो सकता है, कोमा के रूप में हो सकते हैं। अब इसी कड़ी में हम एक और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या इसको आधे बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? आधे बैक्टीरिया भी कहा जाता है, आधे बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया हैं जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में, पाए जाते हैं, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में पाए जाते हैं। यानी कि मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आर्की बैक्टीरिया की श्रेणी में वह बैक्टीरिया, वह जीवाणु आते हैं जो बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं, है ना। विपरीत यानी ये प्रतिकूल परिस्थितियों में निवास करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। अब प्रतिकूल परिस्थितियां क्या हो गई? जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में हो गई जैसे आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये क्या हो गई? प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अधिक लवणीय मृदा या लवणीय क्षेत्र मान लो आप, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई, अधिक लवणीय मृदा क्षेत्र हो गया, और उसके अलावा आप देख लो अधिक तापमान, यानी इस प्रकार के वातावरण में जहां का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से भी क्या है? अधिक हो। 80 डिग्री सेल्सियस से जहां का तापमान अधिक होता है तो वो बैक्टीरिया के लिए क्या होगा? प्रतिकूल तापमान कहलाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस से जहां पर अधिक है। तो इस प्रकार हमें ये आर्की बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं कि ये बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निवास करते हैं। और इनको प्रतिकूल परिस्थितियां कौन सी हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, लवणीय मृदा क्षेत्र और अधिक टेम्परेचर या अधिक तापमान, जहां का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो? ज्यादा हो। तो अब इनको ये इस प्रकार की जो टेम्परेचर है, लवणीय मृदा है, तो ये मिलेंगे कहां इनको, है ना। तो जैसे मान लीजिए एक कच्छ क्षेत्र आता है, कच्छ क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं? मेथेनोजेन। तो कच्छ क्षेत्र में यहाँ का जो वातावरण है बड़ा प्रतिकूल वातावरण है यहाँ पर, है ना। यहाँ की मृदा कैसी है? लवणीय मृदा है। लवणीय मृदा होने के उपरांत भी यहाँ पर ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये पाए जाते हैं। अब ये बात ये आती है कि भाई इनके अंदर ये जो परिस्थितियों के प्रति इस प्रकार की सामर्थ्य होती है कि ये अनुकूल परिस्थितियों में भी निवास कर लेते हैं आर्की बैक्टीरिया, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की बिल्कुल अनुपस्थिति में भी, है ना, लवणीय मृदा क्षेत्र में, अधिक तापमान के अंदर। तो ये किस प्रकार अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं?
देखो क्या होता है कि आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा बहुत भिन्न होती है। यही कोशिका भित्ति की भिन्नता, यही कोशिका भित्ति की भिन्नता आर्कीबैक्टीरिया जीवाणुओं में ये विपरीत परिस्थितियों के प्रति अनुकूलता उत्पन्न करते हैं। तो हमें देखो यहां पर क्या है कि भाई क्या कारण है कि जो आर्कीबैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, इनके अंदर ऐसी क्या चीज है कि ये इतने विषम वातावरण के अंदर भी रह सकते हैं, इतने विषम वातावरण में जीवित रह रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन बहुत कम है या बिल्कुल है ही नहीं, बहुत ही कम मात्रा में है, जहां का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, बड़ी कच्चे क्षेत्र है जहां पर लवण की मात्रा ज्यादा है, फिर भी ये जीवित रह रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि इनकी जो कोशिका भित्ति है उसकी जो संरचना है वो अन्य जीवाणुओं की अपेक्षा क्या होती है, अलग होती है, काफी अलग होती है। और कोशिका भित्ति की संरचना में ये भिन्नता जो होती है, उसी के कारण ये अपने आप को इन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं, रह पाते हैं। ठीक है, एक चीज और आती है, हमने यहाँ पर साथ साथ पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको एक शब्द बताया था मेथेनोजोन, यानी मेथेनोजेन, जो कच्चे क्षेत्र में, जो कच्छ क्षेत्र कहाँ है, गुजरात के अंदर। तो कच्छ क्षेत्र के अंदर जो मेथेनोजोन है, इन जीवाणुओं के कारण ये क्या करते हैं, ये जो मेथेनोजेन जीवाणु है, ये पहली बात हमें स्पष्ट हो गई कि ये कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पर चारों तरफ लवणीय लवण है, और ये गुजरात का पार्ट है, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर ये कच्छ क्षेत्र उपस्थित है। तो ये मेथेनोजोन जीवाणु है, ये जो रुजिमेंट, जो पशु जीव होते हैं, रुजिमेंट कौन होते हैं, जुगाली करने वाले। रुजिमेंट का मतलब क्या होता है, जुगाली करने वाले, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, ये जितने भी ये शाकाहारी होते हैं, चारा फूस खाते हैं, ये रुजिमेंट जीव कहलाते हैं, है ना। और इनके अंदर क्या होता है कि ये मेथेनोजोन जो जीवाणु है, ये पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। इनके कारण, है ना, गोबर गैस बनाते हैं, आपने पढ़ा है गोबर गैस, ठीक है। और गोबर गैस में क्या होती है, मीथेन होती है गोबर गैस में। तो ये जो मीथेन है, ये किस कारण, मेथेनोजेन जीवाणु के कारण, मेथेनोजेन जीवाणु के कारण क्या होती है, ये उत्पादित होती है ना, पशुओं के अंदर। जितने भी जो रुजिमेंट जीव हैं, पशु हैं, रुजिमेंट जीव या जंतु, रुजिमेंट कौन होते हैं, जो घास फूस वगैरह, चारा वगैरह ये खाते हैं, है ना। तो उनके पेट में क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन होता है, क्योंकि जितने भी हरी पत्तियां वगैरह, टहनियां होती है, घास फूस होती है, इनमें सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है। और हमने एक बार पहले बात की थी कि भाई सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या होती है, अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त पाचक रसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेल्यूलोज आसानी से पचता नहीं है। तो उसको पचाने के लिए पशुओं के अंदर एक संरचना पाई जाती है, हमारे अंदर भी होती है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, है ना, अपेंडिक्स पाई जाती है। और वो अपेंडिक्स क्या करती है कि जो सेल्यूलोज होता है, उस सेल्यूलोज को पचाते हैं,
सेल्यूलोज को पचाने में सहायक होते हैं। इस जीवों के अंदर यदि जंतुओं के अंदर यदि अपेंडिक्स नहीं होगी तो वो जो सेल्यूलोज है वो पचित नहीं होता, वो पचित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी जानवर है शाकाहारी, उनके भोजन के अंदर सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है और उसको पचाना आवश्यक होता है। उसको पचाने का काम कौन करता है? अपेंडिक्स करता है। तो ये जो रुजिमेंट होते हैं जीव, उन रुजिमेंट जीवों के शरीर में ये मिथेनोजेन जीवाणु पाए जाते हैं और ये मिथेनोजेन जीवाणु क्या करते हैं? ये गोबर गैस, जो गोबर होती है उसमें मीथेन गैस का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो गोबर से जो मीथेन गैस निकलती है वो इस मिथेनोजेन जीवाणु के कारण ही निकलती है, जिसका उपयोग फिर गोबर गैस बनाने में किया जाता है। अब हमने पहला मोनेरा के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद में दूसरा आता है हमारा जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा है ना। पहला हमने क्या पढ़ा था? पहला हमने मोनेरा पढ़ लिया और अब दूसरा आता है जगत यानी किंगडम प्रोटिस्टा। देखो जगत प्रोटिस्टा की कुछ विशेषताएं हमें विशेषताएं पढ़नी है। क्या 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 विशेषताएं हैं इनकी? निम्नलिखित होती है। प्रोटिस्टा की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। अब देखो क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। पहली विशेषता क्या है? ये एक कोशिकीय। अब एक कोशिकीय है इसका मतलब क्या है? सरल जीव है, छोटे जीव है, सूक्ष्म जीव है। तो ये एक कोशिकीय जीव है। दूसरी, कोशिका का प्रकार हमने दो बात की थी कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। तो प्रोटिस्टा के अंदर कोशिका का प्रकार क्या होगा? यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका उपस्थित। ये तीसरा, इनमें जनन लैंगिक या अलैंगिक प्रकार का होता है। मतलब लैंगिक प्रकार का भी हो सकता है और अलैंगिक प्रकार का भी, दोनों प्रकार का इसके अंदर क्या होता है? जनन पाया जाता है। ठीक। चौथा है विकसित केंद्रक, यानी इनकी कोशिका में एक विकसित केंद्रक पाया जाता है तथा कुछ दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। डबल लेयर वाले जो कोशिकांग होते हैं, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी वगैरह, अंतःप्रदेश जालिका, तो वो कोशिकांग। और उनमें से भी कौन से? दोहरी झिल्ली वाले, जिनके ऊपर डबल लेयर आती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। वो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है वो इस प्रोटिस्टा के अंदर पाए उसके मतलब जो पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं के अंदर ये पाए जाते हैं। और उनका जो केंद्रक है वो भी कैसा होता है? विकसित केंद्रक होता है। ठीक है, 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए। 5वां क्या होता है कि भाई ये क्या होते हैं? स्वयंपोषी। ये स्वयंपोषी होते हैं।
स्वयंपोषी होते हैं, अपना वजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन स्वयंपोषी का उदाहरण क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। तथा विषमपोषी भी हो सकते हैं, है ना। स्वयंपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। तो स्वयंपोषी का तो फाइटोप्लैंक्टन और विषमपोषी का होता है जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन क्या है इसका? जूप्लैंक्टन। किसका? विषमपोषी का है जूप्लैंक्टन। इसके अलावा और क्या रहेगा इसमें? स्वयंपोषी होते हैं और विषमपोषी हो गया। स्वयंपोषी तो हो गया फाइटोप्लैंक्टन और विषमपोषी क्या हो गए? आपके जूप्लैंक्टन। ठीक है। इसके अलावा एक और है कोशिका भित्ति उपस्थित। कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, तो ये तो होता है फाइटोप्लैंक्टन में, फाइटोप्लैंक्टन। और इसके अलावा कोशिका, इसका विपरीत कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, प्रोटोजोआ वगैरह, है ना। अच्छा, यहां पर हमने देखा कि ये स्वयंपोषी होते हैं, परपोषी भी होते हैं और अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके रूप में, अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो फिर से एक बार बता दूं आपको प्रोटिस्टा की विशेषताएं। हमने इसके क्या क्या पढ़ लिया कि ये तो एक तो एक कोशिकीय होते हैं, है ना। जो प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय हो गया। उसके अलावा कोशिका का प्रकार क्या हो गया? क्या हो गया? यूकेरियोटिक प्रकार का हो गया। ठीक है। उसके बाद में जनन किस प्रकार का होता है? लैंगिक भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। और उसके बाद में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली, सभी नहीं, सभी कोशिका नहीं, सिर्फ दोहरी झिल्ली वाले कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। और ये तो हमने देख लिया कि भाई अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें कुछ जीव क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन उदाहरण है इसका। और कुछ क्या होते हैं? विषमपोषी यानी जूप्लैंक्टन, ये इसके उदाहरण है। इसके अलावा हमने ये देखा कि भाई जो प्रोटिस्टा के जीव होते हैं वो क्या होते हैं? परजीवी प्रकार के भी होते हैं, स्वयंपोषी भी होते हैं और साथ के साथ अपघटक के रूप में भी कार्य करते हैं। अपघटक के रूप में भी ये पाए जाते हैं। एक पॉइंट और है इसके अंदर कि इसमें जो सीलिया और फ्लैजिला होती है ना, सीलिया और फ्लैजिला होती है, उसमें सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो होती है 9+2। सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होती है वो होती है आपकी 9+2। ठीक है। और इसके लिए हम उदाहरण की बात करें तो प्रोटोजोआ है, अमीबा है, प्रोटोजोआ, अमीबा। ठीक है। तो ये सब इसके प्रोटिस्टा जगत के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। अब तीसरा आता है आपके प्लांटी जगत। अब ये जो प्लांटी जगत है, इसमें नाम से पता चल रहा है कि इस जगत में मुख्यतः पादप आते हैं। क्या आते हैं इसके अंदर? पादप आते हैं, तभी इसका नाम भी क्या है? प्लांटी जगत है। ठीक है। इसके अलावा शैवाल भी आते हैं। शैवाल कौन से? जो नीले, भूरे और जो लाल शैवाल हैं, शैवाल भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे नील हरित शैवाल है, भूरे शैवाल है, इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसको आप पादप जगत भी कह सकते हो, है ना। पादप जगत भी हम कह सकते हैं। अब इनकी कुछ विशेषता भी देखें तो ये किस प्रकार ये बहुकोशिकीय होते हैं।
कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय, उसके बाद में स्वकोशी होते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका का प्रकार पाया जाता है। कोशिका का प्रकार, देखिए हम जनन की बात करें तो लैंगिक व अलैंगिक वेतकायिक तीनों प्रकार से जनन होता है। इसके अलावा और क्या विशेषता हो गई? अच्छा, यहाँ पर शैवाल के अलावा इसमें क्या क्या आ रहे हैं? इस जगह में मुख्यतः पादप, इसमें शैवाल है और टेरिडोफाइटा है ना, ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी और आपके क्या आ जाएगा? अनावृतबीजी। ये सारे के सारे प्लांटी जगत के उदाहरण है ना। नीले भूरे लाल शैवाल, उसके बाद में टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है प्लांटी के। तो हम इसकी विशेषता देख लेते हैं कि इसमें लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन तीनों प्रकार का जनन होता है। इसके अलावा क्या होता है कि इनकी कोशिका के चारों ओर सेल्यूलोज, किसके? सेल्यूलोज के जमाव के कारण इनमें क्या होता है? लचीलापन कम हो जाता है। लचीलापन कम हो जाता है, ठीक। ये एक जगह स्थिर रहते हैं। पौधे मूवमेंट थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये एक जगह क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। इसके अलावा और क्या विशेषता होती है? फिर आपने अधिकांश क्या होते हैं? स्वकोशी होते हैं। अधिकांश पौधे क्या होते हैं? स्वकोशी होते हैं। जैसे हरे पादप है वो स्वकोशी होते हैं। लेकिन कुछ पौधे विषमपोषी भी हो सकते हैं। देखो ये एक नई बात है, ये कुछ पौधे विषमपोषी भी हो सकते हैं। कौन से? एक उदाहरण है, एक पादप का नाम है कसकूटा। ये क्या है? विषमपोषी पादप का उदाहरण है। वैसे तो अधिकांश पादप क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पादप का नाम आ रहा है कसकूटा, जो कि विषमपोषी है। तो पौधे स्वयंपोषी भी हैं, विषमपोषी भी हैं। इसके अलावा पादप कीटभक्षी भी होते हैं। कीटभक्षी यानी जो कीटों का भक्षण करते हैं। और हमने इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा भी है कीटभक्षी पादप किस प्रकार कार्य करते हैं। उनको घटपंडी कहते हैं, है ना। उनमें एक संरचना पाई जाती है जिसे कलश कहते हैं। उसके ऊपर एक ढक्कन नुमा एक संरचना होती है। और जब उसको कीटों का भक्षण करना होता है वो ढक्कन खुल जाता है, कीट उसके अंदर प्रवेश करते हैं और उसके अंदर जो भरे हुए जो एंजाइम्स होते हैं या जो रस होता है उसके अंदर वो क्या होता है? वो चिपक जाते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है। तो उन्हें कीटभक्षी पादप होते हैं। जैसे यूट्रिकुलेरिया हमने देखा था, यूट्रिकुलेरिया ये इसका उदाहरण है। यूट्रिकुलेरिया हो गया, ड्रोसेरा है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये आपके यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और ये क्या होते हैं? कीटभक्षी पादप होते हैं। तो ये इस प्रकार ये आपकी जो प्लांटी जगत है उसकी कुछ विशेषताएं हैं कि भाई इसके अंदर ये कोशिकी, सॉरी यहाँ पर बहुकोशिकीय होते हैं ये। हाँ, ये क्या होते हैं? हाँ, देखा ना, बहुकोशिकीय। इसमें जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय नहीं होते। मोनेरा में हमने देखा था एक कोशिकीय, प्रोटिस्ट में क्या है? एक कोशिकीय। यहाँ पर क्या है? ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसके अलावा इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? जो नीले लाल हरे शैवाल होंगे, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी और अनावृतबीजी, ठीक है। जनन की बात करें, अलैंगिक प्रकार का जनन होता है, लैंगिक प्रकार का जनन होता है और
आपके कई प्रकार का जनन होता है। इसके अलावा पोषण की बात करें तो ये स्वयंपोषी होते हैं, अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बना लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे विषमपोषी भी होते हैं, दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे कसपुटा वगैरह। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर कि भाई यहाँ इनकी कोशिका के चारों ओर सेल्यूलोज का जमा हो जाता है, जिसके कारण इनमें लचीलापन क्या होता है, बहुत कम हो जाता है ना। यदि आप टहनियों के आप झुकाओगे तो वो झुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कोशिकाओं के चारों तरफ क्या हो जाता है, सेल्यूलोज का जमा होता है, और सेल्यूलोज के जमाव के कारण ही, तभी तो हमने कहा है कि इन पौधों के अंदर क्या होती है, सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है। पक्षी जो जानवर खाते हैं उनको, तो सेल्यूलोज उनके शरीर में जाएगा और उसको फिर पचाने के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो कोशिकाओं के चारों ओर सेल्यूलोज के जमाव के कारण क्या होता है, उनमें जो लचक होती है, लचीलापन है, वो कम हो जाता है, आसानी से वो उनके पौधे हैं वो झुकते नहीं हैं। इसके अलावा ये स्वयंपोषी होते हैं, कुछ विषमपोषी भी होते हैं, साथ ही साथ ये कीट भक्षी पादप भी होते हैं, कुछ जो कीटों को भक्षण के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, हमने प्लांटी पढ़ लिया, ठीक है, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया हमने, मोनेरा। अब क्या रहेगा, एक फंजाई है और एक एनिमेलिया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।